बयान देते हैं कि इस भर्ती में स्थायी निवासी को ही नियुक्ति मिलेगी और जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है वह हमारे युवा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए कार्तिक जी, वो आरटीआई मैंने ही लगाई थी और उस आरटीआई में मैंने हाई कोर्ट से जो प्रोविजनल परमिशन लेके आए थे, वो 22 लोग राजस्थान के हैं, एक झारखंड और 2 यूपी के हैं। तो उन लोगों को तो ठीक है, स्थायी उनके पास स्थायी निवास नहीं है, वो तो बाहर हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सामने जो अप्रत्यक्ष तौर पर इस भर्ती में आ रहे हैं, मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आरटीआई लगाता रहता हूं और मेरे पास इतना रिकॉर्ड है, इतने बाहरी लोग हैं जो गलत तरीके से स्थायी निवास बनाकर इस भर्ती में एंटर हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि स्थायी निवास है तो आसानी से अंदर आ सकते हैं इस भर्ती में, तो उनको निकालने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूँगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि उनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पकड़े जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी एक रिसेंटली एक बहुत ताज़ा मामला मैं आपको बताऊँ, उत्तराखंड के रजिस्ट्रार रामकुमार शर्मा जी का, नर्सिंग रजिस्ट्रार, बिल्कुल नर्सिंग रजिस्ट्रार रामकुमार शर्मा जी का, वो 2004 में उत्तराखंड में आते हैं। यहाँ पर उनसे भी पुराने कई लोग हैं और आज वो रजिस्ट्रार के पद पर बैठे हुए हैं। उनका स्थायी निवास कैसे बना, कैसे उनको यहाँ पर रोज़गार मिला, ऐसे और भी बहुत लोग हैं, मेरे पास और लोगों की भी लिस्ट है। तो वो लोग कैसे आए और कैसे उनका स्थायी निवास बना, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होनी चाहिए? एसआईटी जांच हो और जितने भी फर्जी लोग हैं उनको तुरंत उत्तराखंड से बाहर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के बेरोजगारों का हक छीना जा रहा है और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी भर्ती को लेकर एक सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा हो रहा है कि 3 तारीख को पहले 3 जनवरी को ये विज्ञप्ति निकाली गई और उसमें बैकलॉग की सीटें ऐड नहीं थी। उसके बाद बैकलॉग की सीटें ऐड कर दी गई, फिर भी भर्ती 1564 पदों पर ही निकली। तो ये क्या मामला है, इसे पूरी जानकारी एक बार हमें बताइएगा। कार्तिक जी, जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी 2 जनवरी को, लगभग रात के 8 बजे के समय जो है नोटिफिकेशन आया था। तो उस समय जब हमने उस पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से देखा, क्योंकि मैं रोस्टर थोड़ा बारीकी से देखता हूं, तो मैंने जब उस पर रोस्टर देखा तो रोस्टर का कहीं से कहीं तक उसमें पालन नहीं किया गया था। मैंने चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखा कि इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और इसमें रोस्टर सही किया जाए। उसके बाद 11 जनवरी 2023 को संशोधित विज्ञप्ति आती है और संशोधित विज्ञप्ति में कुछ हद तक रोस्टर सही किया जाता है, पूरी तरीके से फिर भी रोस्टर सही नहीं किया जाता है। 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति आई थी 1564 पदों पर आई थी। उसके बाद 11 जनवरी को जो संशोधित विज्ञप्ति आती है वो 1564 पद प्लस 51 पद बैकलॉग के जोड़ दिए जाते हैं। टोटल पद फिर भी 1564 ही हो रहे हैं, बल्कि जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन, अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो 1564 प्लस 51 टोटल 1615 पद होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक, जितने भी बाकी जिनका बैकलॉग जुड़ा उनका तो सही है, हालांकि वहाँ पर भी अगर आप रोस्टर देखेंगे, मैं आपको अगर रोस्टर दिखाऊंगा जिस तरीके से मैं, क्योंकि मेरे पास पूरा रोस्टर है गवर्नमेंट का, उस रोस्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं वो विज्ञप्तियों को सेट कर रहा हूँ तो जो विज्ञप्ति दी जा रही है उस विज्ञप्ति के हिसाब से तो हमारे पदों को बहुत बुरी तरीके से कम कर दिया गया है। जिनको आप, जहाँ पर आप बैकलॉग जोड़ रहे हो, बैकलॉग में भी आप पद कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग बेरोजगार है और जिनका नंबर आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है इस चीज़ से कि जो आपने 51 पद जोड़े, वो जोड़े तो नहीं, आपने क्या किया 1564 में से वो लेस और कर दिए। आप बैकलॉग, पहले तो बैकलॉग सीधी भर्ती में जुड़ता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बैकलॉग अलग से निकलता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने जोड़ दिया, क्योंकि अलग से 51 पदों पर तो आप भर्ती नहीं कर पाओगे, पूरा सिस्टम उसके लिए उतना तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर 51 पदों को आप उसमें जोड़ रहे हैं तो आप उसको माइनस कैसे कर रहे हैं? फिर 1564 ही पद कैसे हो गए वो? कुछ इसी संबंधित शायद आपके पास कागज भी हैं, आप मुझे क्या एक बार इसमें बता पाएंगे, इसमें समझा पाएंगे कि किस तरह पहले 3 जनवरी वाली विज्ञप्ति थी और 11 तारीख वाली विज्ञप्ति में सीटों का कैसे अंतर है? देखिए, आप समझिए, 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, आप देख सकते हैं 1564 पदों पर हुई थी, सीधे से है 1564 पदों पर। उसके बाद बैकलॉग के पद 11 जनवरी 2000, आप दिखा सकते हैं इसको अच्छे से।
उसके बाद 11 जनवरी 2023 को संशोधित विज्ञप्ति जारी होती है और संशोधित विज्ञप्ति में बैकलॉग के 51 पद जोड़े जाते हैं और फिर भी टोटल 1564 ही होता है। तो मुझे ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई कि अधिकारी कौन सी कैलकुलेशन के तहत फिर 1564 पद कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैंने लगातार इस मामले को उठाया है। तो इसे किस तरीके से देते हैं? क्या उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जो ये भर्ती करा रहा है, तो क्या वहाँ पे इतने जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो एक रोस्टर 1564 पदों पर लगाने के काबिल नहीं है और उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है? कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। उत्तराखंड के बेरोजगारों का भविष्य पूरा डिपेंड करता है इन लोगों के ऊपर। और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं क्योंकि 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें क्या था, रोस्टर पूरी तरीके से कौन बना रहा है रोस्टर। एएनएम के मामले में भी रोस्टर फॉलो नहीं था। मैंने कुछ बच्चों को हाईकोर्ट भेजा था, हालांकि हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली क्योंकि वो थोड़ा डिले हो गए थे, लेट हो गए थे हाईकोर्ट जाने में। विज्ञप्ति जब आई थी तब वो हाईकोर्ट नहीं गए। यहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमने चिकित्सा चयन बोर्ड को लगातार पत्राचार के द्वारा अवगत कराया है कि रोस्टर फॉलो नहीं हो रहा है। और अगर मैं अभी भी इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अगर काउंसलिंग के समय ये रोस्टर फॉलो नहीं होता है तो मजबूरन हमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। और हमें पता है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में अगर हम जाएंगे तो रोस्टर, जाहिर सी बात है, रोस्टर वहाँ पर रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होगी। चयन बोर्ड में क्या इसको लेकर आपकी बात हुई है कि जो 11 तारीख को संशोधित विज्ञप्ति आई है उस पर भी रोस्टर ठीक तरीके से नहीं लगाया गया है? तो इस संदर्भ में जब आपने चयन बोर्ड से संपर्क करने का कोशिश करी तो उनका क्या कहना है? वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बोर्ड के, वो क्या इस मामले में बोलते हैं? मेरा कार्तिक जी, मेरा जो सीधा सा काम करने का तरीका है, मैं आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी मांगता हूँ। मैंने आरटीआई के द्वारा फिर जानकारी मांगी लेकिन उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि रोस्टर के हिसाब से वो भर्ती को नहीं करा रहे। मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है, रोस्टर की अनदेखी की जा रही है जिससे हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज का भविष्य पूरी तरीके से गर्त में है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इस भर्ती को लेकर लगातार मेडिकल कॉलेज के मामले उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने फॉर्म भरा है या अन्य कई सारी बातें हैं। तो मेडिकल कॉलेज का क्या मामला है पूरा? कार्तिक जी, 12 दिसंबर 2020 को जो विज्ञप्ति आई थी वो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के दोनों के नर्सिंग के जो पद थे उन पर आई थी, एक साथ आई थी। उस समय भर्ती का जो माध्यम था वो परीक्षा था। हमको ये चीज़ समझनी होगी, जब भर्ती का माध्यम परीक्षा था, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते, उतनी व्यवस्थाएं करवानी होती थी, मतलब एक लंबा प्रोसेस था। वो गवर्नमेंट को इजी लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर एक साथ भर्ती हो जा रही थी उस टाइम पर। अब जबकि वर्षवार नियुक्ति होनी है, सिंपल सा क्या है कि जितने भी सीनियर हैं उनको उठा के नियुक्ति देनी है, बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता, हाईकोर्ट से हम जीते हुए हैं, वन टाइम सेटलमेंट का आदेश हाईकोर्ट ने किया हुआ है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति हमको मिलनी है, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर मिलनी है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि वित्त विभाग कह रहा है, हाँ, मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद हैं जी, उसमें वित्त विभाग में जो फाइल गई थी कि यह भर्ती भी वर्षवार कराई जाए, तो उसे कहीं ना कहीं वित्त विभाग ने उस फाइल को वापसी दे दिया है कि ये वर्षवार नहीं कराई जा सकती। ये भी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कार्तिक जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वित्त विभाग इतनी बड़ी गलती करे। अगर वित्त विभाग को इसमें ऑब्जेक्शन लगाना ही था तो जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर उनके पास फाइल गई वर्षवार नियुक्ति के लिए, तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाया? ऑब्जेक्शन तब भी लगाया जा सकता था कि अगर आपको एग्जाम ही कराना है तो आप स्वास्थ्य विभाग में भी कराओ ना। इसका मतलब वित्त विभाग ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वित्त विभाग सीधे सीधे कटघरे में खड़ा होता है और वित्त विभाग हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वित्त विभाग की स्टेटमेंट थी? मुझे नहीं लगता। वित्त विभाग क्योंकि बहुत जिम्मेदार विभाग है तो इतनी ऐसा ब्लंडर स्टेटमेंट वित्त विभाग नहीं देगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ठीक है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, अगर उनको ऑब्जेक्शन करना था तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी जो है ऑब्जेक्शन कर सकते थे।
ये भर्ती प्रवचन के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, भर्ती जो नर्सिंग भर्ती गतिमान है, ये लगभग कितने सालों से स्थायी नियुक्ति उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई है? उत्तराखंड के अंदर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के अंदर 2011 में लास्ट वैकेंसी आई थी और उसकी वेटिंग लिस्ट 2012 में भी आई थी। तो 2011 में लास्ट वैकेंसी आई, उसके बाद बैकलॉग आया। बैकलॉग क्योंकि सीधी भर्ती नहीं होती है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। 2011 के बाद उत्तराखंड के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई है नर्सेज की, और 2011 के बाद ये आज 2023 चल रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी फिल नहीं है। ये आंकड़ा ये सिर्फ बहुत बड़ा दुर्भाग्य चिकित्सा सेवा का है या स्वास्थ्य का भी कहीं नर्सिंग भर्ती नहीं हुई है? कार्तिक जी, मेडिकल कॉलेज में तो जब से उत्तराखंड बना है तभी से भर्ती नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के अंदर जब से मेडिकल कॉलेज बने हैं तब से कोई भर्ती ही नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग में ये जो है 2011 के बाद पहली भर्ती है। एक और सवाल मेरा था आपसे कि जिस तरह अभी आवेदन किए हुए हैं उसमें से 1.5 गुना 1564 पदों पर भर्ती निकाली है, 1.5 गुना आवेदकों को वहां बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे में बाहरी राज्य के कितने लोग हैं इसका आंकड़ा फिलहाल मिल पाना मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह एक नर्सिंग रजिस्ट्रार एक फर्जी स्थायी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले 5 दिन पहले जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं कि नर्सिंग रजिस्ट्रार राम कुमार शर्मा जी की जांच कराई जाए, तो आपको नहीं लगता क्या इन पदों के लिए फर्जी स्थायी नहीं बने होंगे? 4600 ग्रेड पे का सवाल है, एक बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है 4600। तो इसके लिए मैंने पहले भी 2018 में भी एक बार कहा था कि जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी एसआईटी जांच होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन क्योंकि मामला इंडिविजुअल मैंने उठाया था तो मामला दबा दिया गया, दब गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं सबकी जांच हो, और जितने लोगों ने भी जो बाहरी राज्य से आए हैं जिन्होंने स्थायी, पहले तो हम नहीं छोड़ेंगे उनको, सीधी सी बात है, क्योंकि हम भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आरटीआई के द्वारा, और हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की है कि जब से डीवी शुरू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होगा, हम भी वहाँ पर रहेंगे। हमारे भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। दूसरा, बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड रजिस्ट्रार ऑफिस में, नर्सिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए हैं, सबकी एसआईटी जांच हो, और जितने भी फर्जी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए किस तरह जो 1564 पदों पर नर्सिंग भर्ती गतिमान है उस पर गंभीर सवालों के जवाब इस समय हमारे साथ दे रहे हैं एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू। और क्योंकि जब लिस्ट वायरल हुई थी, धन सिंह रावत जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी एक बयान आता है कि सोशल मीडिया में युवा अनर्गल बयानबाजी इस भर्ती को लेकर कर रहे हैं और इस अनर्गल बयानबाजी से युवाओं को बचना चाहिए, जबकि नियमावली के अनुसार सीधे जो ये भर्ती होगी वो स्थायी निवास के आधार पर होगी। तो क्या जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसका स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं आपकी बयानबाजी अनर्गल है, इसे किस तरीके से देखते हैं और प्रवचन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं सीधी से 10 बात की एक बात कहना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जो 25 लोग आए हैं, हाईकोर्ट से परमिशन लेके जो 25 लोग आए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, वो हमें दिखे हैं, तब हमने ऑब्जेक्शन किया है। अगर वो ये नहीं लेके आते, वहाँ से हाईकोर्ट से परमिशन नहीं लेके आते, तो हमको पता भी नहीं चलता कि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसा भी चल रहा है। वो लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से स्थायी निवास बनाए हैं, वो कब बाहर होंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? चलिए, ये तो बाहर हो जाएंगे, इनके पास तो स्थायी निवास है ही नहीं। या हाईकोर्ट से इनको प्रोविजनल परमिशन जो मिली थी वो फॉर्म भरने की मिली थी, आवेदन करने की मिली थी। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इनको चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इनका चयन किया जाए। वो तो गवर्नमेंट इनको सीधे से बाहर कर देगी, ये हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप सी की भर्ती है और ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्य का कैंडिडेट आ ही नहीं सकता है, तो ये सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी लगातार स्टेटमेंट दी है कि ये बाहर होंगे, वो अच्छी बात है, उनकी स्टेटमेंट अच्छी है कि वो बाहर होंगे। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी को नहीं पता होगा कि कितने लोग फर्जी तरीके से जो है स्थायी निवास बनाकर इस भर्ती में एंटर कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो लोग इस भर्ती में अंदर ना हो सकें। क्योंकि नर्सिंग का मामला है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगातार प्रवचन ने कहीं ना कहीं नर्सिंग भर्ती में हो रहे अत्याचार को या भ्रष्टाचार को भी लगातार खोलने का काम किया है। तो इस समय
प्रदेश में क्योंकि स्थायी नियुक्तियां नहीं निकली हैं, तो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से उत्तराखंड में नर्सेज की भर्ती लगातार होती रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या अन्य PSC CSC सेंटर हो। तो ऐसे में वर्तमान में TDS एक कंपनी है जो नर्सेज सप्लाई अभी हॉस्पिटल में कर रही है, वहाँ पे नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति करा रही हैं। उनके ऊपर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं कि वो नर्सिंग भर्ती के लिए कहीं 30,000 रुपये, कहीं 25,000 रुपये से लेकर 40,000 50,000 तक का भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे इकट्ठे कर रही हैं। उसे किस तरीके से देखते हैं और ये मामला क्या आपकी जानकारी में है? बिल्कुल कार्तिक जी, मेरी जानकारी में ये मामला है। कई ऐसे बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने रोज़गार पाने के लिए अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो उनसे एक अच्छी खासी रकम मांगी गई। और ये सुसला तिवारी है, चाहे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, चाहे पिथौरागढ़ में जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग गए हैं, उनका मामला है। लगातार सभी जगह से मेरे पास ये शिकायत आ रही है कि गलत तरीके से हमसे पैसा मांगा जा रहा है और सिक्योरिटी मनी के नाम पर मांगा जा रहा है। रिसेंटली अभी नैनीताल से भी कुछ जो TDS के माध्यम से बाकी गार्ड वार्ड लगे, उनकी भी मेरे पास कंप्लेंट आई कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। और ऐसी कंपनी, ये कंपनी तो कार्तिक जी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हम अगर पीछे जाते हैं, जब AVSM एक कंपनी आई थी कोविड में, उस समय AVSM कंपनी जो है, यहाँ के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं या फिर और एम्प्लॉयज़ हैं, उनका TDS, उनका क्या बोलते हैं, PF का पैसा मार के भाग गई थी। उसके बाद TDS कंपनी आई, और TDS कंपनी जब स्टार्टिंग में आई थी ब्लैक लिस्टेड थी उत्तराखंड के अंदर। आज ये कंपनी यहाँ रोज़गार दे रही है। उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा NGO या फिर कोई ऐसा नहीं है जो इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि राज्य के भीतर भी गवर्नमेंट की अपनी आउटसोर्स कंपनियां हैं, चाहे वो संविदा हो, उपनल हो, तो आखिर ये नर्सिंग भर्ती उनके माध्यम से क्यों नहीं आउटसोर्स पर नर्सिंग रखी जा रही है और बाहर की एक कंपनी को लाके उनके माध्यम से नर्सिंग भर्ती कराई जा रही है, या नर्सिंग अधिकारी को अस्पतालों में रखा जा रहा है, जो कंपनी बाहर से आके फिर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार करती है और एक 15 से 17,000 रुपये की जॉब के लिए 33,000 रुपये आवेदकों से लेती हैं। कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं, अगर उत्तराखंड के किसी भी कंपनी को या कहीं भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि शायद वो इतना सरकार के पास तक कुछ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो एक मोटी रकम देकर जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर अगर उन्होंने मोटी रकम दी है तो कहीं ना कहीं से वो निकालेंगे भी। और लगातार मैं इसका विरोध भी कर रहा हूँ। कई लोगों का पैसा वापस दिलाने की भी कोशिश की है, कुछ लोगों का पैसा वापस मिल भी गया है, लेकिन अभी भी ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ये जो आपने बताया, कुछ लोगों का पैसा भी कंपनी द्वारा वापसी दे दिया गया है, चाहे वो आपकी आवाज़ उठाने के बाद हो या पर्वतजन ने उसे छापा था उसके बाद हो। तो ये सीधा सा ये तो प्रमाण है कि ये सीधा प्रमाण पत्र है कि TDS जो उक्त कंपनी है भ्रष्टाचार राज्य के अंदर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात प्रमाण आपने देखे हैं, और लगातार हमने आवाज़ उठाई और पैसा वापस हुआ है बच्चों का। तो अगर आप बिल्कुल भाई, आप अगर पैसा नहीं ले रहे हो तो पैसा वापस कैसे किया आपने? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनियों को तुरंत बाहर किया जाए और उत्तराखंड की जो कंपनी है उनको मौका दिया जाए। और हमारे साथ एक युवा साथी और हैं, ये भी नर्सेज से ही हैं, तो इनसे भी जानते हैं जो भर्ती अभी गतिमान है, क्योंकि लगातार आप आंदोलन में, चाहे बबलू जी हों या प्रदेश में जहाँ भी आंदोलन थे वहाँ आप मौजूद रहे इस भर्ती को कराने के लिए। जबकि ये भर्ती जिस चीज़ की आपका आंदोलन था वो 2621 पदों की मांग को लेकर था, लेकिन भर्ती 1564 पे कराने की तैयारी की जाती है, और अभी आने वाले 31 मई से आंदोलन शुरू हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है कि ये भर्ती पारदर्शिता के साथ हो रही है? आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है, और मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का। जैसे कि आप कह रहे हो कि सरकार जो है पहले इस भर्ती को 2621 पदों पर कराना चाह रही थी। 2621 पदों पर ये हमारी लिखित परीक्षा के आधार पर सरकार भर्ती कराना चाह रही थी। बाद में ये भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ना होकर के वर्षवार हो रही है। तो जब सरकार उसी पद को, मेडिकल हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, दोनों डिपार्टमेंटों को जब सरकार एक साथ एग्ज़ाम करा सकती है तो वर्षवार भी एक साथ हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये सरकार से है। अब जब कैबिनेट की बात है, दोनों फाइल जब कोर्ट ने जब परमिशन दिया है दोनों फाइलों को कि मेडिकल हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, 1 टाइम सेटलमेंट के तहत दोनों भर्ती एक साथ होनी है, तो फिर ये भर्ती रुकी क्यों मेडिकल एजुकेशन की? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ये भर्ती हो,
इसलिए सरकार क्या है अलग अलग बयानबाजी कर रही है, मुझे ऐसी लगता है। गंभीर आरोप, ये सरकार पर, राज्य सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भर्ती निकाली जा रही है उसे सरकार कुछ ऐसी गलतियां, चाहे वो रोस्टर हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी, एक सिलेक्शन बोर्ड इस रोस्टर को लगाता है, उसके बाद पदों पर भर्ती की जाती है। ऐसे में आरोप है नर्सेज अधिकारियों का कि सरकार स्वयं इस भर्ती को रोकना चाहती है, जिसके लिए ये गलतियां की जा रही है। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि अभी इस लाइव में मोनिका पंत हैं, वो एक कमेंट कर रही हैं, भर्ती राज्य के सभी लोग बाहर हों, जो राज्य में भर्ती हो रहे हैं उसमें बाहर के सभी लोग बाहर हों, उत्तराखंड का सिर्फ स्थायी नहीं 10th और 12th भी उत्तराखंड का ही मांगा जाए, जो कि समूह गौ की भर्तियों में आज तक यूके SSS कराता आया है। तो ऐसे में क्या मेडिकल सिलेक्शन को 10th और 12th इस भर्ती में अनिवार्य उत्तराखंड का करना चाहिए? सबसे पहले तो इस भर्ती में कुछ चीज़ें नहीं मांगी गई। एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगा गया, जो बहुत ज़रूरी था, जिससे बाहर के लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते थे। दूसरा, मूल निवास नहीं मांगा गया, स्थायी निवास मांगा गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कार्तिक जी, इस चीज़ को हमको समझना होगा। स्थायी निवास क्यों मांगा गया, मूल निवास मांगा जाना था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत चल रहा है। तो ये एक तरीके का आपका आरोप है कि स्थायी निवास भी जो मांगा गया है, क्योंकि उसके लिए अभी वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नर्सिंग रजिस्ट्रार का, तो ये एक सीधा सा आरोप है कि अगर मूल निवास मांगा जाता तो उत्तराखंड के ही लोगों को इस भर्ती में नियुक्ति मिलती। लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के अंदर डर है, जो लगातार इस भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे थे, जो लगातार इस भर्ती के लिए कभी स्वास्थ्य मंत्री, तो कभी देहरादून, कभी हल्द्वानी और प्रदेश के सभी जिलों में लगातार आंदोलनरत थे, पुतले फूंक रहे थे, धरना कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अब उनके अंदर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में जब पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं डर है स्थायी निवास को माध्यम बनाकर बाहरी लोगों को इसमें नियुक्त कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो हमने आरटीआई के द्वारा जो लिस्ट मांगी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट से परमिशन लेके नहीं आए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास स्थायी निवास है। किस तरीके से वो स्थायी निवास बना है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जितने भी लोग गलत पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा कि अभी जो आपकी मांग है, जिस तरह रोस्टर फॉलो इस भर्ती पर नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नज़दीक आते रह रही है, 31 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ऐसी स्थिति में अगर इस पर सुधार नहीं किया जाता है तो एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का अगला कदम क्या होगा? सीधा सा हमारा अगला जो स्टेप होगा वो होगा माननीय उच्च न्यायालय। हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। रोस्टर हमारे पास है, विज्ञप्ति में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। मैं डे 1 से इस चीज़ को कह रहा हूँ। 3 जनवरी को जब विज्ञप्ति जारी होती है तब भी मैंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, और उसके बाद 11 जनवरी को जब संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई तब भी इस पर सवाल खड़े किए थे मैंने, और तब भी मैंने कहा था कि इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जानबूझ के इसको अधिकारी जितने भी हैं वो अनदेखा कर रहे हैं। इस रोस्टर को पूरी तरीके से घुमाया गया है, और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बेरोजगारों के साथ ऐसा षड्यंत्र एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम अगर इस रोस्टर को फॉलो नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो फिर एक बार कहीं ना कहीं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि वो अगर 31 तारीख से पहले रोस्टर फॉलो नहीं किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ आयोग बुलाता है, तो इसी बीच वह हाईकोर्ट की शरण जाएंगे ताकि रोस्टर फॉलो हो सके और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो सके। तो कहीं ना कहीं जब ये हाईकोर्ट जाएंगे, फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि यह नर्सिंग भर्ती कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। कार्तिक जी, इस भर्ती को करवाने के लिए हमने लगातार, मैं अगर अपनी बात कहूं, अपने संगठन की बात कहूं, तो 2016 से लगातार मैं अपने संगठन के साथ इस भर्ती को निकलवाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और लगातार आप कई बार मुझे इस भर्ती को जब निकलवाने के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा, तो कई बार आप भी कवर करते थे। तो अगर इतना लंबा स्ट्रगल 2016 से लेकर 2023 तक इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद अगर कुछ भी गलत होता है तो हम मजबूर होंगे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए, क्योंकि गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी गलत स्टेप हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें जो है न्याय मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम जितनी बार भी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं वहाँ से हमें न्याय मिला है। और कहीं ना कहीं ये नर्सिंग भर्ती न्यायालय के माध्यम से ही हो रही है। बिल्कुल। आयोग इसमें केवल एक माध्यम है परीक्षा कराने का, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही शायद जारी है। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक जी, 24 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट के आदेश आए और उसके बाद ही जो है इसमें वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
तो हमारे साथ जो अन्य युवा साथी हैं मुकेश जी, उनसे जानते हैं, और क्योंकि अभी लगभग सारी जानकारी आपके अध्यक्ष ने हमें दी है, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी का भी एक बयान आता है, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में एक आरटीआई के डॉक्यूमेंट को वायरल किया गया, और इस भर्ती को लेके वो डॉक्यूमेंट वायरल होने के बाद कई सारे आरोप राज्य सरकार पे लगे, स्वास्थ्य मंत्री जी पे लगे कि षड्यंत्र के तहत बाहरी लोगों को इस भर्ती में रखा जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब आता है कि भर्ती स्थायी नियुक्ति के माध्यम से होगी, और सोशल मीडिया में आप जैसे और जो अन्य युवा आवाज़ उठा रहे हैं, जो या पहाड़ के हितों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के हितों की बात कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन पर आरोप स्वास्थ्य मंत्री जी लगाते हैं कि वो अनर्गल बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि मूल निवास होना चाहिए, उसके स्थान पर अगर हमारे पास स्थायी प्रमाण पत्र हो, स्थायी निवास भर्ती में होगा, मूल निवास के तहत भर्ती करेंगे। हाँ जी। और अगर जो स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अनर्गल बातें जो हमारे मीडिया के अंदर हो रही है, तो उसके स्थान पर अगर हम IPHS मानकों को लागू करें, राज्य सरकार अगर IPHS मानकों को लागू करें, तो उसमें IPHS के मान के तहत उत्तराखंड में 12-13 हज़ार रिक्त पद हैं नर्सेज के। अगर IPHS के मानकों के तहत 12-13 हज़ार पदों पर अगर नियुक्ति की जाए, तो शायद ही ये बातें होंगी, और उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर भी कम होंगी, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होंगी। कुछ सवाल आपसे मैं इस कोर्स को लेके करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार राज्य के भीतर नर्सिंग के हर वर्ष कोर्स कराए जा रहे हैं, जबकि 13 वर्षों में हम उत्तराखंड के अंदर स्थायी नर्सेज की नियुक्ति नहीं करा पा रहे, भर्ती नहीं करा पा रहे। तो ऐसे में लगातार कोर्स कराकर सरकार, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से हो, नर्सिंग कोर्स कराकर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है? देखिए, इस बात में मुझे हंसी आ रही है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नर्सिंग का कोर्स हो, पैरामेडिकल का कोर्स हो, कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को हम विदेशों में नौकरी दिलाएंगे। 3 साल हो गए इस भर्ती को राज्य सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो कहाँ हम विदेशों की सपने देखें? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो IPHS मानक अगर पूरा लागू हो मेडिकल फील्ड में, तो IPHS मानकों के तहत 12,000 पद रिक्त हैं, तो जितने भी लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं 8,000-9,000 अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर रहे हैं। अगर IPHS मानक पूरा हो तो सभी को नियुक्ति भी मिलेगी, और उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की दर भी कम रहेगी, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। और ये एक वाकई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, 42 शहादतों के बाद उत्तराखंड का निर्माण होता है, ये अलग पहाड़ी राज्य बनाया जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थायी नौकरी पर बाहरी लोगों की नियुक्ति का खतरा राज्य के युवाओं के प्रति मंडरा रहा है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जनता से भी जुड़ा हुआ है, न सिर्फ नर्सिंग भर्ती से, बल्कि जनता के आम जीवन से, उनके स्वास्थ्य के अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। क्योंकि IPHS मानक के तहत अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में, तो राज्य के भीतर कोई भी एक ऐसा सरकारी या प्राइवेट अस्पताल नहीं है जहां IPHS के मानकों के तहत नर्सिंग अधिकारी वहां पे रखे गए हों। कोई भी एक सिंगल, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल उत्तराखंड के अंदर नहीं है। क्या है IPHS के मानक जनरल वार्ड और ICU के, वो जानते हैं बबलू जी से। जी, जनरल वार्ड में जो IPHS के मानकों की अगर बात करें, जनरल वार्ड में 3 मरीज पर 1 नर्स होनी चाहिए, और अगर ICU की बात करें तो 1 मरीज पर 1 नर्स होनी चाहिए। लेकिन ये आप कहीं पर भी देखेंगे तो ये सिस्टम फॉलो नहीं है, ये IPHS के मानक फॉलो नहीं है, और पूरी तरह से इसकी अनदेखी की जा रही है। दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों की अगर बात करें तो आपको फर्जी नर्सिंग अधिकारी ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक आप बड़ा आरोप प्राइवेट अस्पतालों पर लगा रहे हैं कि वहाँ पर नर्सिंग अधिकारी के डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, या फिर फर्जी नर्सिंग अधिकारी भी वहाँ पे कार्यरत हैं। ये सीधा सा उत्तराखंड के या किसी भी मरीज के जो उस अस्पताल में इलाज करा रहा है, उसके जीवन से जुड़ा मामला है, उसके जीवन मृत्यु से जुड़ा मामला है। ये गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है। मैं कई बार पहले भी इस आरोप को लगा चुका हूँ, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार प्रदेश में सारे हॉस्पिटल में लगभग भ्रमण करता हूँ, तो मैंने देखा है बहुत फर्जी स्टाफ है। और मैं कई बार इसकी शिकायत, चाहे वो CM साहब से है, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो जब मुख्यमंत्री थे उनसे भी, तीरथ सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे उनसे भी मैं शिकायत कर चुका हूँ इस मामले में।
और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं। अपने क्षेत्र में मैं डीएम, एसडीएम सभी से लगातार इस मामले पर शिकायत करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं, रिजल्ट ज़ीरो ही रहता है। सीएमओ मैम से भी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ कि जांच होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के कानों में जूं नहीं रेंगती है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आम जनता के लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के अधिकार का हनन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं बात करते हैं, एक मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि क्योंकि ये स्पष्ट आपने कर दिया है, अगर जिस तरीके से अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है, यदि रोस्टर को फॉलो तरीके से नहीं किया गया और इसी तरीके से भर्ती कराई जाएगी तो आप हाईकोर्ट की शरण लेंगे कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। वहीं दूसरा सवाल एक और है, नर्सिंग इससे पहले एएनएम का जो हमने देखा है उत्तराखंड के अंदर लगातार भ्रष्टाचार के जुड़े ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं और उससे भी जांच प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं ये आरोप अब सोशल मीडिया के माध्यम में लगने लगे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहे हैं और आम जनता के बीच भी बात हो रही है, क्योंकि लगातार जितनी भी भर्तियाँ उत्तराखंड में हो रही हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। ऐसे ही पर्वतजन को प्राप्त सूत्र ये बताते हैं इस भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपनाया गया है और पैसों का एक बड़ा मोटा खेल भी इसमें हुआ है। क्या ये आपकी जानकारी में है और इसे किस तरीके से आप देखते हैं? कार्तिक जी, लगातार हमने इस भर्ती को वर्षवार कराने के लिए इतना जो संघर्ष किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि ये भर्ती बहुत साफ़ सुथरे तरीके से पूरी हो। और मुझे, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मुझे पूरी उम्मीद है ये भर्ती बहुत साफ़ सुथरे तरीके से अभी चल रही है। अगर इसमें रोस्टर पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है तो, अगर नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो लगता है कि क्यों रोस्टर फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ बैकडोर एंट्रियां हैं? क्योंकि सीधा सा सवाल है, बड़ा सवाल है यहाँ पे, बड़ा ये सवाल है कि क्या बैकडोर भर्तियाँ भी इस नर्सिंग भर्ती में कहीं ना कहीं कराई जा रही हैं, तो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राज्य सरकार की जानकारी के बाद ही बाहरी लोगों को या अवैध नियुक्तियां बैकडोर के माध्यम से इस भर्ती में कराई जा रही हैं? कार्तिक जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मंत्री जी, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री है चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन रोस्टर का पालन अधिकारियों को पूरी तरीके से करना चाहिए। और दूसरी बात, वर्षवार नियुक्ति में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। वर्षवार नियुक्ति में जिसका नंबर, जो सीनियर है उसका नंबर पहले आएगा, जो जूनियर है उसका नंबर बाद में आएगा, सिंपल सा है। अगर इसके बाद भी इस भर्ती में भ्रष्टाचार हो जाता है तो मुझे नहीं लगता फिर उत्तराखंड कहीं से बचेगा। उत्तराखंड का फिर ये समझिए आप, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी साफ़ सुथरे तरीके से भी भ्रष्टाचार हो जाता है तो फिर तो ख़त्म है यहाँ की कहानी, फिर यहाँ उम्मीद करना बेकार है। और लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी मीडिया को बयान दे रहे हैं, जहां भी अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी वर्षवार भर्ती कराई जाएगी और जल्द कराई जाएगी। तो इसे किस तरीके से मुकेश जी आप देखते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी पिछले, क्योंकि अभी नहीं, पिछले एक लंबे समय से, लगभग 1 साल से तो हम मीडिया कर्मी खुद देखते आ रहे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1400 पदों पर जो भर्ती है ये कब तक शुरू हो जाएगी? अगर जल्द शुरू नहीं होती है तो आप लोगों का आगे का क्या रणनीति है? मेरा मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का एक मुद्दा है 1400 पद मेडिकल कॉलेज के। अगर ये बात जल्दी से जल्दी नहीं भरे जाते हैं तो इसके लिए पूरे प्रदेश में एलिंग वेलफेयर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के बैनर तले एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री जी की रहेगी। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं नवजात शिशु अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता हमारे पहाड़ों में और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को उनकी डिलीवरी पहाड़ों पर संसाधनों के अभाव में नहीं हो पाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। पहाड़ के लोगों को पहाड़ के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें मैदानी इलाकों में जाना पड़ता है। और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि पहाड़ के किसी भी अस्पताल में, सिर्फ पहाड़ नहीं, चाहे मैदानी इलाकों की भी बात करें, उत्तराखंड के किसी भी अस्पतालों में, चाहे वो टेक्नीशियन के पद हों या फिर रेडियोलॉजिस्ट पद हों या फिर किसी भी कोई भी ऐसा पद नहीं जो पूर्ण तरह से भरा गया हो। और जितने स्वीकृत राज्य के भीतर 9 नवंबर 2000 को राज्य बनने के बाद जो रिक्त पद हैं वो अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसी तरह राज्य के अस्पतालों में नर्सिंग
अधिकारी का ना होना और एक बड़ी संख्या में उनकी नियुक्ति ना हो पाना कहीं ना कहीं इससे राज्य के लोगों का, राज्य के मतदाताओं का, राज्य के निवासियों का कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के अधिकार का हनन हो रहा है। तो लगातार पर्वतजन इस भर्ती पर नज़र बनाए हुआ है। न सिर्फ हमेशा हर भर्ती पर पर्वतजन ने दिखाया है किस तरीके से राज्य के भीतर भ्रष्टाचार हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया किस तरह गतिमान है। ऐसे ही नर्सिंग भर्ती को लेकर आज हमारे साथ लाइव थे पेलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जी और युवा नर्सेस साथी मुकेश जी। पर्वतजन आप दोनों का धन्यवाद करता है, क्योंकि जो गंभीर आरोप आपने इस भर्ती को लेकर लगाए हैं और जो जानकारी पर्वतजन के माध्यम से प्रदेश की जनता को दी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी नर्सेस को जल्द न्याय मिलेगा और जो ये भर्ती प्रक्रिया गतिमान है 1564 पदों पर, ये रोस्टर के आधार पर पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार करा पाएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जय उत्तराखंड, देखते रहिए पर्वतजन।